हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जेएनवी मैथ प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के मैं आया हूं। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके जेएनवी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप अभी जेएनवी सीएचएस सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और इस पूरे 20 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और आपको चेक करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अंक 0, 3, 6, 7 और 9 से बनने वाली 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या बताना है। देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे रखा है और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। यहाँ पे क्या बोले, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको 0 दे दिया तो आपको पहले कभी भी 0 को पहले नहीं रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, 2 ऑप्शन आपको देता हूँ, तो याद कि यहाँ पे या तो ये सही है या तो ये सही है, 0, 3, 6, 7, 8। लेकिन ये क्या है, अगर हम देखा जाए ये ऑप्शन में कितने डिजिट का है, तो ये टोटल 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये भी हमारा 5 अंकों का, ये भी 5 अंकों का है। लेकिन इन सबसे छोटी संख्या क्या है कि आपको ये वाली सबसे छोटी 5 अंक भी दोनों कंडीशन आप पे अप्लाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या कि वो 5 अंक का होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या कि वह सबसे छोटी नंबर होनी चाहिए। तो अब देखिए, इस नंबर हमारा क्या बन सकता है, होगा 3, 0, उसके बाद हमारा 6, 7, 9। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, ये 3 है, फिर उससे अब इस 0 को मैं चाहे तो पहले भी कर सकता हूँ। और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर के पहले 0 को लिखते हैं तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ये क्या है, एक ही डिजिट में आता है। ये अगर मैं यहाँ पे 2 0 लगाकर एक और 5 लगा दूँ तो ये हमारा तब भी ये एक ही डिजिट होगा। लेकिन यही 2 0 इस 5 के बाद होगा तो कितना डिजिट हो जाएगा, तो हमारा 3 डिजिट हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न आपसे ये बोलता कि 5 डिजिट का जिक्र नहीं करता, केवल ये बोलता कि 0, 3, 6, 7 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। लेकिन क्या बोला, यहाँ पे 5 अंक भी बोला, तो कंडीशन आपको 5 अंक भी बोला है, तब आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें आपका सही आंसर भी होगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि हमारा आंसर क्या होगा, 3, 0, 6, 7 और 9। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब देखते क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। अब इस प्रश्न देखिए, ये क्या सरलीकरण से चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी आपको एक से ज़्यादा सिंबल दिखाई दे तो आपको किसका रूल फॉलो करना है, तो वुडमार्श रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड किन किन 2 नंबरों के बीच में है, तो देखिए 12/3 ये इन 2 नंबरों के बीच में। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा। क्या, 3 चौके 12, तो मतलब इस दोनों के इक्वल में मैं 4 लिख दूंगा। हमारा क्या, 15 प्लस, देखिए ये इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा 4 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 2 हो गया और माइनस का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किन 2 नंबर के बीच में है, तो हमारा है 4 गुणे 2 के बीच में है। तो इसकी इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। या फिर ये वैल्यू लिखिए या फिर इसकी वैल्यू लिखिए, बातें कही है। यहाँ पे 15 प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए प्लस का 15 है, ये प्लस का 8 है, तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 23 हो जाएगा। कितना, 23 और माइनस का 5। क्लियर है। तो उसके बाद हमारा कितना होगा, 23 में से 5 को लेस करें तो हमारा आंसर कितना है, 18 आएगा। क्या होगा हमारा आंसर, 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। इस पूरे वुडमार्श को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर कितना है, 18 आएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 12, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब लघुत्तम समापवर्तक मतलब ये आपको दे भी रखा है इंग्लिश में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए ये क्या होता है, एलसीएम के विषय में पहले जान लेते हैं कि यदि आपने फैक्टर और मल्टीपल के विषय में भी पढ़ा होगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। ये फैक्टर मतलब यदि मैं 5 के फैक्टर की पूछे तो हमारा क्या होगा कि उस नंबर को हम बताएंगे जो इस 5 को पूरी तरीके से डिविजिबल करता है। क्लियर है। लेकिन यदि यहीं पे पूछा जाएगा मल्टीपल्स 5 का क्या होगा, तो हमारा होगा पहले तो एक खुद 5 होगा, फिर 10 होगा,
फिर 15 होगा। ऐसे करते करते हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं इसके मल्टीपल्स होता है। लेकिन फैक्टर की बारी जब आती है तो हमारा सीधे यही जवाब होता है कि इस नंबर को जो जो नंबर डिविजिबल करेगा वही क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर में और मल्टीपल्स में बहुत सारा अंतर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एलसीएम कैसे इसका आंसर लगाएंगे। तो देखिए ये क्या 12, 16, 24। एक बार चाहे तो हम ऑप्शन को भी फिल कर सकते हैं, पर हम बेसिक से समझने का पूरा प्रयास। 12 यहाँ पे लिखेंगे मैं, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 24 होगा। एकदम जैसे हम देसी स्टाइल में लगाते हैं उसी तरीके से। अब देखिए 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 अटे 16 और ये 24 कितनी बार में, तो 12 बार में। फिर क्या होगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 हो गया हमारा और 2 छक्के 12। जितना डिविजिबल हो रहा है आप काटते जाएंगे 2 के, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब क्या होगा 3 से, 3 1 जा 3, ये 2 हो गया, ये 3 1 जा 3, फिर 2 से ख़त्म कहानी पूरा 1 1। ये सभी नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सब मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा, जो भी जिस नंबर से मैं डिविजिबल किया हूँ। तो क्या 1 2 2 3 4, तो लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार 2 है, 1 2 3 4, और एक बार क्या 3 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, और 16 तिहाई कितना होता है, 16 तिहाई 48 होता है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 48। ऑप्शन में कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी में। एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जिन नंबर का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं वो नंबर एलसीएम को एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। चाहता तो मैं यहाँ से भी कर सकता था, देखिए 32 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 12 दूनी 24, अब 12 3 36, 12 से 48, तो 12 के पहाड़े में 32 कभी नहीं आता है। क्लियर है? तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करें, यहाँ पे 96 दे रखा है, यहाँ पे 96 दे रखा है, तो देखिए 48 यहाँ पे क्या है, ये 48 का मल्टीपल्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 45 दूनी के 90 और 90 यहाँ पे 3 थी, ये देखिए 48 का मल्टीपल ये हो सकता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, ये 64 को भी अगर चेक करेंगे तो 12 से 16 से 24 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो ये भी मल्टीपल्स में आ सकता है, बट इसका फैक्टर कभी एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। तो लिस्ट में सबसे छोटा, लोएस्ट कह लीजिए या फिर लिस्ट कह लीजिए, अलग अलग नामों से भी लोग जानता है। अब हमारा क्या होगा, इसका आंसर आपको 48 आ चुका, आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे देखिए 2/5, 3/5 और 4/5 और 1/5। पहले हम इसको लिखते हैं, सभी जो भी फ्रैक्शन हमें अब यहाँ पे देखिए पूरा फ्रैक्शन हमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे आसान आपको क्या कर दिया है कि सभी के जो डिनोमिनेटर सब इक्वल है, तो हमें बड़ा छोटा करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। देखिए ये 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, सभी जगह क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो जो सबसे बड़ा नोमिनेटर होता है, देखिए इसमें सबसे बड़ा नोमिनेटर यही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। ये आपको याद रखना, किस कंडीशन में, जब आपका हर क्या, जब हर आपका बराबर हो, जब सभी हर का बराबर हो और फ्रैक्शन में सबसे बड़ा अंश वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। समझिए बात आपको आ चुकी होगी। ये किस कंडीशन में, जब आपको हर सबका बराबर दे रखा हो और सबसे बड़ी जिसका अंश होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, 4/5। देखिए 4/5 सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो इसमें ऑप्शन कहाँ पे, सी पर दे रखा है। तो सी इज़ राइट आंसर हमारा होगा कि इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो 4/5 ही होगा। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब पूछा योगफल, ये दशमलव से प्रश्न है। योगफल ज्ञात कीजिए 0.05, 0.5, 0.005। अब इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिक तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर ये मोटी मोटा चीज़ों को समझेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है कि जब भी दशमलव का ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 0.05 ही, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट का है, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा। पहले चीज़ आप ध्यान देना, पॉइंट की जस्ट बाद क्या 5 दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 0 फिल कर लूँगा। अब इस पॉइंट को देखिए मैं पॉइंट लगा दिया, और इस पॉइंट के इधर कितना 1 2 डिजिट है, तो 1 2, उसके बाद ये एक 5 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और ये भी 0, मैं इक्वल कर दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा ऐड ही दे रखा है तो ऐड ही करूँगा मैं इसी तरीके से।
तो हमारा ऐड करने पे क्या इतना है 5 आ गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, 0.0। अब आपको किस ऑप्शन में 0.555 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 24 के कुल कितने गुणनखंड को हिंदी में क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि 24 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, आपको बतानी। अब ये प्रश्न देखिए क्या पूछे, संख्या 24 के कुल कितने फैक्टर होंगे। तो पहली चीज़ फैक्टर बोले या फिर आपको गुणनखंड बोले, और आपको किस तरीके से निकालना है। तो अब यहाँ पे पहले क्या लिखिए 24, क्लियर है, यहाँ पे लिखिए 24, और आपको ये चेक करना है कि 24 को कौन कौन सा नंबर डिविजिबल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई करे ना करे 1 तो करेगा, क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है 2 भी करता है डिविजिबल, क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है, तो 2 भी करता है। 3 8 जा 24, 3 भी करता है, क्लियर है। 4 6 जा 24, 4 भी करता है, ठीक है। 5 नहीं करता, 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। फिर 6 को चेक करता है, 6 4 जा तो 6 भी करता है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर 8 के टेबल में भी आता है, 8 3 जा 24, फिर 9 में तो आता नहीं है, 10 में आता ही नहीं है, उसके बाद 11 में आता ही नहीं, सीधे 12 की बात करता है, तो 12 में भी आता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए कोई 12 के बाद सीधे सीधे हम क्या करते हैं 24 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिविजिबल करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो भी ये नंबर आपको मिला, मतलब ये वाली नंबर आपको जितना 1 से लेकर के आपको जो भी नंबर मिले, यही सभी नंबर इस 24 के फैक्टर कहे जाएंगे। अभी पूछा है कि कितने फैक्टर हैं, तो आपका जवाब यहाँ पे 1, तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फैक्टर होंगे 8 फैक्टर होंगे, क्लियर है। मतलब इस 24 का टोटल कितने फैक्टर, तो 8 फैक्टर। ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको आंसर नंबर बी होगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक वस्तु को, यहाँ पे प्रश्न क्या बोले, एक वस्तु को 400 में, देखिए यहाँ पे लिखा है 400 में खरीद कर 480 में बेचा जाता है, तो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रॉफिट लॉस से प्रश्न है, और आपको जेएनबी के एग्जाम में एक प्रश्न आपको प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि एक वस्तु को 400 में खरीदा जाता है, मतलब खरीदा जाता है, तो खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा सीपी, क्या होगा सीपी। सीपी कितना दे रखा है, तो 400 रुपये दे रखा है, एज इट इज़ मैंने लिखा। उसके बाद क्या है 480 में बेचा जाता है, तो मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है। सेलिंग प्राइस कितना है, तो 480 रुपीज़ है। फिर पूछा लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रखा है, तो पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 480 में से अगर हम 400 को घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, वह 80 रुपये आता है। मतलब पैसे में देखा जाए तो 80 रुपये का प्रॉफिट होता है, पैसे में 80 रुपये का फ़ायदा होता है। और प्रतिशत लाभ आपको जब भी निकालना हो तो ऊपर क्या लिखेंगे, जितने रुपए का फ़ायदा होता है। मतलब कह सकते हैं फार्मूला इसका होता है प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट बटे के सीपी गुणे के ये 100, ये फार्मूला होता है किसका निकालने का, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का। तो 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और सीपी हमारा कितना है का है, तो 400 रुपये का है, और हमें मल्टीप्लाई करना है 100 का। क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत में बदलना, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, क्लियर बात। अब इस 4 के पहाड़े में 80 कितनी बार में होता है, तो 4 दूनी के 8, ये टोटल 20% आपको आंसर आता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। मैं कह सकता हूँ कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह 20% होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अब ये देखिए 1000 रुपये का ये प्रश्न किस चैप्टर से, तो साधारण ब्याज के चैप्टर से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज हम पहले समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम एसआई के नाम से जानते हैं। ये हमसे पूछ रखा, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला 1000 रुपये का, ये क्या है, प्रिंसिपल है। एक बात आप जान लीजिएगा कि जिस रुपए को लिया था कि इस प्रश्न में प्रिंसिपल आपको क्या दे रखा है, 1000। और प्रिंसिपल पहले होता क्या है कि कोई जो पैसा हम लेते हैं या फिर देते हैं उधार के रूप में, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, क्लियर है। ये रेट दे रखा है, यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, रेट कितना है, तो 5% है, ठीक है, क्लियर। आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है समय कितना है, 3 सालों तक। ये पैसा 3 सालों तक क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। तो ये पूछा क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आपने यदि इसको समझा होगा
थोड़ा भी पढ़ा होगा तो फार्मूला तो सभी को आता है, ऐसा कोई है नहीं। ये फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप हमारे बेसिक मैथ को समझेंगे तो फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो होता है प्रिंसिपल गुणे रेट और गुणे टाइम और बटे के 100, ये फार्मूला होता है किस क्या निकालने का, तो SI निकालने का। तो हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पे रख देना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपये, देखिएगा 1000 गुणे हमारा रेट कितना है 5%, टाइम हमारा 3 हो गया और पूरे के बटे मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया। क्लियर है। अब हमें क्या SI निकलेगा इसकी इक्वल टू, तो SI ही होगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 10 और गुणे कितना हम करेंगे 5 और 5 दिए 15, तो हमारा कितना हो गया टोटल 150 हो गया। कितना हो गया 150। तो यही हमारा क्या होगा, ये SI निकल कर के आएगा, यही होगा। मतलब सिंपल जो इंटरेस्ट होगा हमारा 150 रुपये होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 4 सम संख्याओं का औसत पूछा है। पहली चीज़ हम औसत समझते हैं, औसत होता क्या है। तो सम ऑफ नंबर, यहाँ पे क्या फार्मूला क्या होता है औसत का, कि सम ऑफ नंबर बटे के नंबर ऑफ टर्म, ये होता है फार्मूला किसी भी नंबर के एवरेज निकालने का। क्लियर है। तो इसमें आपसे पूछा है कि 4 सम संख्याओं का, तो पहली बात सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे सम संख्या क्या क्या है, फर्स्ट 4, तो एक तो 2 आपको होगा, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 1 2 3 4, ये टोटल कितना हो गया 4 संख्या हमने लिख लिया, फर्स्ट 4 संख्या। अब इसको हमें औसत निकालना है। देखिए 2 + 4 + 6 + 8, इसका एक फार्मूला भी होता है, जो कि आपको मैं फार्मूला इसलिए नहीं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म तो 4 ही है। तो यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 6 12 और 12 8 20, हमारा कितना टोटल, इसको सम करने पे 20 हो गया और 4 यहाँ पे लिख दिया। तो 4 से हमने इसको कट किया तो 4 5 20 होता है। तो हमारा औसत कितना आ गया 5 हो गया। तो ये इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो हमारा क्या होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा कि 5 कलम का मूल्य, देखिए ये यूनिटरी मेथड होगा, जबकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी होने वाला होगा कि ये क्या यूनिटरी मेथड। 5 कलम का मूल्य 25 रुपये है, तो 12 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पे बहुत ईजी है। 5 कलम यहाँ पर है, यहाँ पे 5 कलम का जो मूल्य आपको दे रखा है 25 रुपये दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है 12 कलम का, कलम पूछा है, तो एक कलम का आपको प्राइस निकालना होगा। यहाँ पे एक कलम इक्वल टू 25 बटे के क्या लिखूँगा 5, यहाँ पे 25 बटे 5, तो एक कलम का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये हो गया। मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो जो कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपये होगा। हमें चाहिए कितने का 12 का, तो इधर भी क्या करूँगा 12 से मल्टीप्लाई और इधर भी क्या करूँगा मैं 12 से मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना होगा 12 25 60 हो गया। कितना होगा 60 रुपये हो गया। मतलब 12 कलम का जो मूल्य होगा वो 60 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। टोटल आपको इसमें 20 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा आसान भी है, प्रतिशत से 500 का 20% आपसे पूछा, तो ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे यदि आपका अच्छा प्रैक्टिस रहा तो। ये 500 गुणे 20%, 20 हो गया यहाँ पे, ये प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे आपको 100 लगेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर है। और मैंने क्या किया यहाँ पे 5 20 25 100 हो जाएगा हमारा, कितना 20 25 100। क्लियर है। यहाँ पे 20 25 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, बी इज राइट आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है। आपको बी इज राइट आंसर। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी को कवर करेगा। क्लियर है। 3 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपको दे रखा है, तो पहली चीज़ स्पीड दे रखा है, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या दे रखा है 3, टाइम आपको दे रखा है, टाइम 3 घंटे दे रखा है, 3 घंटे। पूछा क्या डिस्टेंस, तो आपको फार्मूला तो पता ही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको अच्छे से पता है। स्पीड आपको पता ही, तो मैं रख दूंगा ठीक एज इट इज, मैं क्या करूँगा रखूँगा उसके इक्वल टू। तो स्पीड हमारा कितना है, स्पीड 60 हो गया, मैंने 60 लिख दिया। डिस्टेंस हमें नहीं पता तो डिस्टेंस को डी ही रखता हूँ। टाइम हमारा कितना होगा 3, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी का 1 में होगा तो हमारा क्या होगा डी ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36 18 180। तो आज जो हमारा आंसर कितना हो गया 180 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या हो जाएगा हमारा 180 आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला ये याद रखना है
कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ये आपको फार्मूला होता है। उसके बाद आपको यूनिट भी ध्यान देना होता है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम भी घंटे में होनी चाहिए, और आपको जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा किलोमीटर में ही होगा। ये प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। ये कोई क्या होता है, ये आपका जिसमें लेंथ देखिए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, मतलब चारों साइड आपको क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। क्या होता है, चारों साइड आपको इसमें इक्वल होती है। ये स्क्वायर हो गया, क्लियर। इसमें पूछे कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। फिर इसका परिमाप आपसे पूछ रखा है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इसकी चारों दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इन चारों साइड की दूरी को हम ऐड कर दें तो उसी को हम परिमाप कहते हैं, जो कि इसका फार्मूला भी होता है 4a होता है, क्लियर है। तो 4 और a की वैल्यू आपको दे ही रखा है, a बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, a बराबर 10 रख दूंगा, क्लियर है। तो जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, और 4 दाह में 40, यही होगा 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, देखिए 40 कहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब देखिए जो हमारा 14वां प्रश्न क्या है, एक घन पूछे, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछा है। एक घन है, घन क्या मतलब होता है, क्यूब, क्यूब मतलब ये 3D फिगर होगी। एक घन क्या होता है, वो 3D फिगर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल। इसमें आपसे पूछा कि एक इसमें साइड, जिसमें आपको बना के दिखाऊं, ये कोई मान लीजिए एक लूडो छक्का है और मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया, ये मैंने इसको मैच करा दिया, तो जो ये क्या निकल गया, यही हमारा क्यूब हो गया, ये क्या हमारा क्यूब है। और इस क्यूब का एक साइड मतलब ये वाली जो साइड आपको दिए रखा है, तो साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल टू कितना रखेंगे, 5 सेंटीमीटर रखेंगे। और इसका आयतन पूछा, तो आयतन जो फार्मूला हमारा होता है वह होता है एक क्यूब होता है। अगर आयतन की बातें करें, इसकी जो फार्मूला होती है एक क्यूब, तो आयतन बराबर मैं लिखूँ यहाँ पे लिखूँगा एक आयतन बराबर होता है एक क्यूब। अब ए की वैल्यू 5 है, तो 5 की पावर 3 हो गया, और इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, 5 के पावर 3 मतलब इस 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, तो ये कि 5 25 और 25 25 125, तो हमारा आंसर कितना हो गया 125। ये क्या देगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखूँगा सेंटीमीटर, ये क्यूब हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है, तो हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपको ये देखिए श्रेणी दे रखा है, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आपको जेएनवी के एग्जाम में आपको हर एक टॉपिक से मिलता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड आपको मैथ इसमें नहीं आती है। ये कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो ये कैसे, ये जो सीरीज किस तरीके से चल रही है। तो देखिए पहले वाले नंबर को दोगुना करके 4 हो गया। अगर मैं इस यहाँ पे लिख दूँ 2 4 8 और ये 16, तो देखिए इसको दोगुना किया गया, मल्टीप्लाई 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई 2 है, इसको भी क्या है मल्टीप्लाई 2 है, तो जो अगली जो नंबर होगा वो भी मल्टीप्लाई 2 ही होगा। तो 16 दूनी के 32, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 32 इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिखाई दे रहा है। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब ये देखिए क्या इसमें 7432 मतलब 7432 में 4 का अस्थानी मान बताना है। अस्थानी मान तो ये तो आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये लिखता हूँ 7 4 3 2। अगर इस प्लेस की बातें कर ले तो प्लेस किस किस शब्द कौन कौन से प्लेस पर थे, देखिए ये 1 पर है, ये 10 पर है, ये 100 पर है, और ये 1000 पर है। पूछा कि 4 का, तो 4 कहाँ पे 100 वाले प्लेस पर है, और मुझे इसी का क्या पूछ रहा है, अस्थानी मान पूछा है। क्योंकि यहाँ पे पहले हम नंबर को 4 लिखते हैं और इसका प्लेस क्या है 100 का है, तो हमारा कितना हो जाएगा इक्वल टू 400। तो 400 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग हम प्लेस ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे 16 का जो आंसर होगा वो 400 होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा 90 डिग्री कोण को हम क्या कहते हैं, क्या न्यून कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, अधिकोण कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा समकोण कहेंगे। अगर हम न्यून कोण की बात ही करें तो ये क्या होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब ये यदि इस कंडीशन में होता है तो उसे हम न्यून कोण कह देंगे, एक्यूट एंगल कह देंगे। समकोण आपको पता ही है एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। और ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये पता होना चाहिए। 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज कहेंगे। ऋजु कोण जिसे हिंदी में स्ट्रेट एंगल कहते हैं,
ये क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। क्लियर है, ये आपको चारों क्लियर हो गया, कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए संख्या 50 का रोमन संकेत कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये याद रखिए, LCD। L मतलब 50, C मतलब 100 और D मतलब 500। तो ये पूछा कि 50 को, तो 50 क्या होता है, L से, इसमें डिनोट किसे करते हैं, L से करते हैं। तो इसमें आपको जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वह L हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर पूछ देगा कि 100 को किससे दिखाते हैं, तो C से, 500 को तो D से, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा देखिए क्या है, लिखा क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरीके विभाजित है। तो हम पहले समझते हैं इस 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इस 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। क्लियर है, तो सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने 5 7 57 लिख दिया, और इस 5 और 7 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ गया, 12। तो ये जो 12 है वो 3 से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो ये क्या 57 भी आपको क्या होगा, ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ से चारों को चेक करते हैं कि 123 का 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 + 2 आप प्लस का 3, देखिए 1 2 3 और 3 3 6, ये तो डिविजिबल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 123 डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ पे ये सम ऑफ डिजिट मैंने किया तो टोटल कितना आ गया, 6 हो गया, और 6 क्या है, 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल। इसको चेक करते हैं, 4 2 6 और 1 7 नहीं है, 5 2 7 और 7 1 8 नहीं है, 7 2 9 और 1 10 नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दिया। तो इसमें जो आपका आंसर कितना होगा, वह 123 होगा, जो कि 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हमारा है। क्लियर है। अब देखिए इस वीडियो का और इस पूरे प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। क्लियर है। पूछा गया 3 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो 3 घंटा बोला है। यहाँ पे आपको 3 घंटे से आपको सेकंड में जाना है, तो पहले आप मिनट में जाएंगे, ठीक है, मिनट में जाने के बाद आप फिर सेकंड में आएंगे। क्लियर है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप फॉलो करना है, तो 3 × 60, अगर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में किया, ऐसे कैसे पता, तो ये 1 आवर में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब मैंने 3 में 60 गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, वह मिनट में आएगा, और फिर से मैं 60 से गुणा करूँगा तो हमारा सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए 3 × 6 = 36, ये 2 जीरो लग गया। अब देखिए 1 0 2 0, 3 छक 18, 18 क्या 88 लगा, 1 हो गया, 3 3 9 और 9 1 10, आपको टोटल 10,800 कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए 10,800 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यही आपको दिखाई दे 10,800। मतलब एक चीज़ कह सकते हैं, जो 3 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो 10,800 सेकंड होते हैं, जो कि हमारे 20वें का जो आंसर हमारा कितना, सी था। क्लियर। ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, यदि आपको भी इसी तरीके का और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।